Hi, good morning everyone. Am I audible? Increase कर दीजिए। आई होप आपने कल वाली क्लास देख ली होगी। कल वाली क्लास बेस थी और यदि आपने देखी भी नहीं हो तो एक बार प्लीज आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। हम पढ़ रहे थे जजमेंट राइटिंग और जो मैंने बेस था वो क्लियर करवा दिया था। जो प्रैक्टिकल है मतलब थियोरिटिकल, तो प्रैक्टिकल तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन थियोरिटिकल एक बार हम स्क्रीन पे आपको दिख रही, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, आपको दिख रही होगी। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जजमेंट राइटिंग, मैं आपको सिविल केस का राइटिंग पढ़ाऊंगी, तो जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग इन सिविल केसेस। वापस से स्टार्ट करते हैं एक बार। व्हाट इज जजमेंट? तो जजमेंट हम क्या कहेंगे, एक रीजनेबल प्रोनाउंसमेंट है जज के द्वारा किसी डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन पे, जिसके जो उसके सामने क्या हो रहा है, आर्ग्यू हो रहा है। ये कल सब हम डिस्कस कर चुके थे। जजमेंट राइटिंग सिविल और क्रिमिनल। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जजमेंट राइटिंग देखनी, मतलब यदि जजमेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है तो आपको इन 5 चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगी दोनों का, सिविल क्रिमिनल दोनों का। फिर चार्ज फ्रेमिंग, यदि हम क्रिमिनल जजमेंट की राइटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में हमें चार्ज फ्रेमिंग करना आना चाहिए। और यदि सिविल की कर रहे हैं तो हमें इशू फ्रेम करना आना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था इशू, जो जिस पे पार्टी क्या होती है, वेरियांस पे रहती है। फिर दो चीजें होती है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। क्या होता है मार्शलिंग? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे 6 इशू क्रिएट किए गए, 4 5 6 इशू क्रिएट किए गए। इन 6 इशूज में फॉर पहला एग्जाम्पल है, पहला इशू है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था। मार्शलिंग का होता है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड जो फर्स्ट इशू है उससे रिलेटेड सारे एविडेंसेस को क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। ठीक है। तो क्या हुआ, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का मतलब है कि सब चीजों को कलेक्ट कर लेना, कि कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है, तो रजिस्टर्ड डीड भी लेकर आ गए, या पब्लिक ऑफिस से उसकी सर्टिफाइड कॉपीज भी लेकर आ गए, या पार्टीज अपनी अपनी प्लीडिंग्स में क्या स्टेटमेंट दे रही है, उन सब चीजों को क्या कर लेना, उन सब चीजों को कलेक्ट कर लेना। ये तो होता है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, कलेक्ट क्लब एविडेंस फॉर ऑल इश्यूज। फिर लास्ट पॉइंट होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। जब भी हम क्या करते हैं, हम इशू क्रिएट करेंगे, इशू बनाएंगे या चार्ज फ्रेम बनाएंगे या जजमेंट फ्रेम करेंगे, तो हमें एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करने के बाद में कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट ये देखता है कि क्या सारी कोई रेलिवेंसी है। क्या कहा मैंने, कि क्या इन एविडेंसेस की कोई रेलिवेंसी है, या क्या इन एविडेंस को एडमिट किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को रीजनिंग, आफ्टर रीजनिंग कोर्ट देखने के बाद क्या करता है, एप्रिसिएशन करता है पर्टिकुलर इशू के लिए। चारों पॉइंट याद रहेंगे, एक बार हैंड रेज करो। मैंने क्या कहा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि इशू कैसे क्रिएट करना है या चार्ज कैसे क्रिएट करना है। थर्ड, आप मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करते हैं। ये हम अभी उसकी बात करें जब हम जज बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में इतना ध्यान नहीं रखना होता, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, और उसके बाद में हमारे पास में पॉइंट होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अब आ जाइए नेक्स्ट, जजमेंट राइटिंग। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि जजमेंट राइटिंग एक गेम चेंजर का काम करता है। सब लोग आपके सामने कंपटीशन के तौर पे खड़े हुए हैं। यदि आप मेंस में जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपका मेंस क्लियर होना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन ही टाइप ही है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। आपको मेंस क्लियर करने के लिए जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करना। जजमेंट राइटिंग छोटी छोटी चीजें लाइक 20 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का आएगा या 40 मार्क्स का आता है किसी किसी जुडिशरी में। तो लॉ की प्रिपरेशन तो चलो ठीक है सब करते हैं, लेकिन यदि आपको जजमेंट राइटिंग की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे। नामुमकिन मुमकिन की बात नहीं, क्लियर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस इन जजमेंट राइटिंग, पॉइंट टू बी कीप इन कैप्ट इन माइंड। ठीक है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सूरत वर्सेस सहेली लीजिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में क्या क्या गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, द मेन पार्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग का मेन पार्ट क्या है, मार्शलिंग एंड एप्रिशिएटिंग एविडेंस। फिर आपसे इन्होंने कहा कि आप है ना क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करो, पहले उसको समझो। मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी ऐसे मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत 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 ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। आराम से उस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट देने हैं। यदि 1.5 पेज का कभी आप देखोगे, आप देखकर ही डर जाओगे।
जब जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है ना, उसको देखकर ही डर जाते हैं बच्चे कि यार 1.5 पेज में क्या लिख दिया। लेकिन इतना हुआ नहीं होता, आपको इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेंटेंस फ्रेम, किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम किया है उस तरीके से पढ़ना है। फिर मैंने आपको कल बता ही दिया था, इररेलेवेंट चीजें तो आपको जजमेंट राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कभी नहीं जाना है, कभी भी प्रिजम्पशन नहीं लगानी है। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नथिंग शुड बी रिटन इन द जजमेंट विच इज रेलिवेंट। और ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें प्लेंटिफ के बयान लिखने हैं, कब हमें डिफेंडेंट के बयान लिखने हैं, कब हमें 313 का बयान लिखना है, कब हमें चार्ज फ्रेम करना है, कब हमें सेंटेंस सुनाना है, कब हमें जजमेंट प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो कब हमें सिग्नेचर लिखना है उसके अंदर। तो हमेशा इन्होंने ये कहा कि जो जजमेंट राइटिंग है, इट शुड हैव अ फ्लो। इसका ये क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, एंड द जजमेंट राइटिंग शुड बी इन परफेक्ट सीक्वेंस। फिर अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। हमें जितना, मतलब एग्जामिनर आपकी स्मार्टनेस चेक कर रहा है, ओवर स्मार्टनेस नहीं चेक कर रहा। आपको अथाह लीगल जजमेंट आते हो, अथाह लीगल जजमेंट्स आते हो, मतलब पूर्व जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आपको पता है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अननेसेसरी, मैं ये नहीं कह रही कि जजमेंट राइटिंग में लिखना नहीं है। आपको 10 आते हैं ना, ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन, आपका वो जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन उसने प्रोवाइड किया है उसका आंसर देख रहा है वो। आप आपको ये नहीं चेक करा कि इसको ये भी जजमेंट आता है, इसको ये भी जजमेंट आता है, ये भी जजमेंट। यदि 10 भी जजमेंट आते हैं ना, तो 2-3 लिख कर आ जाओ। उस क्वेश्चन का आंसर लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने कहा कि इट शुड appropriate care should be taken not to load with too many cases और लीगल पॉइंट्स। और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए जजमेंट की, क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको सिविल जजमेंट लिखना है, यदि आपको सिविल जजमेंट लिखना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीपीसी, सीपीसी का मोस्टली ऑर्डर 14, रूल ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पता होना चाहिए, लिमिटेशन एक्ट पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता होना चाहिए, और रेंट कंट्रोल। जो भी आपका पर्टिकुलरली जुडिशरी, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव जुडिशरी है, स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे लॉज पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो 1 मिनट रहने दीजिए। किसी को कोई डाउट है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए, पूछ लीजिए, अभी मैं बता दूं। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लीजिए। डन। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, सिविल में हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इशू फ्रेम। इशू फ्रेम कैसे करना चाहिए, कल मैंने आपको एक बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में कैप रखना है, कि इशू हमेशा असर्टिव, असर्टिव फैक्ट्स पे आपको इशू फ्रेम करने हैं, ना कि डिनाइल फैक्ट पे। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था, तो अभी हम उसको, उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। कभी भी आपको इशू फ्रेम करना है, तो आप इशू फ्रेम करेंगे असर्टिव फैक्ट पे, ठीक है, ना कि डिनाइल फैक्ट पे। तो आ जाइए, ध्यान, इशू जब हम फ्रेम करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब रट लो, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इशू फ्रेम करते टाइम आपको इस चीज को रट लेना है। सबसे पहले आपको, कभी भी आप इशू फ्रेम करेंगे, तो आपको सिविल जज या सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज कैसे होता है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो 0 से 2 लाख, 0 तो क्या, 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक का अमाउंट ये सुनता है सिविल जज। ठीक है, 2 से 5 लाख तक का अमाउंट ये सुनता है सीनियर सिविल जज। ठीक है, और 5 लाख से ऊपर तक का अमाउंट, ऊपर का जो अमाउंट होता है वो सुनता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो कब, सबसे पहले क्वेश्चन में, अगेन मैं बोलूंगी, क्वेश्चन में आपको हाँ, मतलब ये नहीं करनी, हावड़ वावड़ नहीं करनी, आराम से देखो कि क्वेश्चन में जो अमाउंट लिख रखा है, क्वेश्चन में जो अमाउंट लिख रखा है वो कितने रुपए का अमाउंट लिखा है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कैटेगराइज्ड करना है कि मुझे सिविल जज लिखना है, कि सीनियर सिविल जज लिखना है, या डिस्ट्रिक्ट जज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट हमेशा इन द कोर्ट ऑफ, इन द कोर्ट ऑफ लिख कर आते हैं। क्या लिख कर आते हैं, इन द कोर्ट ऑफ। फिर आप लिख कर आओगे सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, सीआईएस नंबर, मतलब ईयर वगैरह आपको लिखकर मेंशन करके आना है। फिर प्लेंटिफ, चाहे वो चार्ज फ्रेमिंग हो, चाहे वो इशू फ्रेमिंग हो, या चाहे वो सिविल जजमेंट हो, चाहे वो क्रिमिनल जजमेंट हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ रेजिडेंट, ठीक है, कहाँ रहता है ये प्लेंटिफ, किसका बेटा है, एज, रेजिडेंट ऑफ, वर्सेस ऑफ। और आपको क्रिमिनल जजमेंट में क्या ध्यान रखना है,
क्रिमिनल जजमेंट में स्टेट के खिलाफ ऑफेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट के खिलाफ ऑफेंस होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि मोहन का मर्डर कर दिया तो मोहन वर्सेस नहीं लिख कर आओगे आप। मोहन जहां रहता था, स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो मोहन तो मर गया। अब कैसे आप उसको वो बनाओगे प्लेंटिफ डिफेंडेंट या जो भी। तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें हमेशा लिखा जाता है स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी सिविल में प्लेंटिफ देखा तो 4 पॉइंट आपने कभी भी ये फॉर्मेट का पार्ट है। क्या बोला मैंने? इश्यूज के फॉर्मेट का पार्ट है। सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज माइंड में रख लो, फिर हमने बोला कोर्ट सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, फिर लिखना है ईयर, ईयर भी मेंशन करना जरूरी है। थर्ड हमने लिखा प्लेंटिफ, कुछ भी लिख दो इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, वो इतना इतना एग्जामिनर दिमाग नहीं लगाएगा, आप इन द कोर्ट लिख दो या द कोर्ट लिख दो। ठीक है, फिर हमने लिखा प्लेंटिफ और हमने लिखा डिफेंडेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको इशू फ्रेम करते हुए? आपने फिर ये सब चीजें लिख दी, फिर आप क्या करोगे? इश्यूज ऐसे लिखोगे बड़े बड़े कैपिटल लेटर में। फिर आप आराम से उस पर 2 लाइन खींच के आओ। ठीक है, क्योंकि आप क्या करो, क्वेश्चन ऐसे भी ऐसा नहीं है कि कभी डायरेक्टली जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ऐसा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन पे इशू फ्रेम करो। कभी आपके सामने जैसे अभी केस हमारी जब एग्जाम था तब आया था कि इस क्वेश्चन पे चार्ज फ्रेम करो और उसके बाद में जजमेंट फ्रेम करो। ठीक है, तो चार्ज फ्रेम करने के 5 मार्क्स अलग से थे, जजमेंट उसी सेम क्वेश्चन में जजमेंट राइटिंग करने के 15 मार्क्स अलग से थे। तो पहले आपको इशू फ्रेम करके आना है, फिर जजमेंट राइटिंग फ्रेम करनी है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? इशू के लिए अलग मार्क्स है और जजमेंट राइटिंग के लिए अलग मार्क्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि जजमेंट राइटिंग अकेला लिख कर आ गए और उसके अंदर क्या हो, सॉरी, चार्ज फ्रेम करके आ गए। जी नहीं, उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए आपको कि सेम क्वेश्चन पे हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कभी भी इग्नोर नहीं करना। सेम क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि आप चार्ज फ्रेम करो और जजमेंट फ्रेम करो, तो आपको अलग अलग फ्रेम करके आना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इशू फ्रेम। ठीक है, तो आपने लिखा 4th नंबर पे ऐसे बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखा इश्यूज और उस पे डबल हमने क्या कर दिया, लाइन खींच दी। फिर आ जाइए, पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच इशू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आप क्वेश्चन जो इश्यूज फ्रेम करते हो वो स्टार्ट करते हो वेदर, मोस्टली ये क्या होता है क्वेश्चन मार्क वाले। तो आपको हर क्वेश्चन हर इशू फ्रेम करने के बाद क्या पुट करना है, क्वेश्चन मार्क पुट करना है। फिर स्टार्ट एवरी इशू विद वेदर। ठीक है, वेदर से आप क्या करोगे, वेदर से इशू को स्टार्ट करोगे। फिर ये चीज को भी इग्नोर नहीं करना, 8th नंबर, कि कौन सा पर्सन इस इश्यूज के लिए एविडेंस लेने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हर इश्यूज के बाद में आप क्या लिखोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि वेदर प्लेंटिफ इज लाइबल और वेदर डिफेंडेंट इज लाइबल। तो आपने लिखा वेदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन प्रूफ करेगा इस इशू को, कौन प्रूफ करेगा। तो यहाँ पे आपको इशू फ्रेम करने के बाद में आपको लिखना है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, हर इशू मतलब क्या होता है, आपने इशू फ्रेम कर दिया, लास्ट में आपको इशू लिखना पड़ता है। हमेशा आपको याद रखना है, लास्ट इशू आपको ये लिखा लिखा जाता है, वेदर रिलीफ ग्रांटेड, रिलीफ इफ एनी टू बी ग्रांटेड। ठीक है, जब भी आप इशू फ्रेम कर रहे हो, जब भी आप इशू फ्रेम कर रहे हो, हमेशा लास्ट में लिखोगे रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड। अब यहाँ पे एक चीज होती है, मैंने आपको कहा कि हर इशू के बाद में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ लिखना है। तो क्या आप इस इशू के बाद में बर्डन ऑफ प्रूफ लिखोगे? जी नहीं, क्योंकि ये क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। आप आराम से 6-7 इशू फ्रेम करो जिसके सामने आप लिखो प्लेंटिफ इज लाइबल, डिफेंडेंट इज लाइबल, प्लेंटिफ लाइबल, डिफेंडेंट लाइबल। लेकिन जो लास्ट इशू आपको फ्रेम करके आना होता है, लास्ट इशू फ्रेम करके आना होता है, रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड। क्यों लिखा जाता है? आपने कभी प्लीडिंग देखी होगी, मतलब प्लीडिंग पढ़ी होगी, प्लीडिंग का ऑर्डर पढ़ा होगा, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि जब तक आप रिलीफ क्लेम नहीं करोगे तब तक आपको कोर्ट रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगा। सुना होगा आपने कि जब तक आप रिलीफ क्लेम नहीं करोगे तो ऐसा आपको कोर्ट रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने इन 6 इश्यूज में ऐसा कुछ ऐसा रिलीफ क्लेम नहीं करा हो जो आपको क्लेम करना चाहिए था। तो आप लास्ट में फॉर द सेक, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये वाला इशू लिखोगे, रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड। तो कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई मान लीजिए कि पारुल ने 10,000 रुपए का कुछ क्लेम करना भूल गई, लेकिन लास्ट में मैंने लिख दिया रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड, और कोर्ट को यदि ये फीजिबल लगता है कि पारुल को रिलीफ ये दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट दे देगा। तो देखिए लास्ट,
लास्ट इशू, relief if any to be granted, no party name for the burden of proof because it's court's discretion। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कोई भी रिलीफ जो मतलब लग रहा है कोर्ट को वो दे दिया जाए। फिर ये आपको ध्यान रखना है, कल भी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज। एक तो होता है ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड और एक होता है क्या वेदर सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, एक होता है लिमिटेशन से रिलेटेड। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप क्या करो, प्रिलिमिनरी इश्यूज को पहले फ्रेम कर कराओ। क्या करोगे, प्रिलिमिनरी इश्यूज को, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बोला, इश्यू शुड बी इन सीक्वेंस। तो आप प्रिलिमिनरी इश्यूज, नाम ही इनका क्या है, प्रिलिमिनरी इश्यूज है, तो आप इनको सबसे पहले फ्रेम कर आओगे। देखिए, फर्स्ट फ्रेम इशू ऑफ लॉ, ये होते हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज। क्या होते हैं, इशू ऑफ लॉ होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या फ्रेम करना है, इश्यूज ऑफ जुरिडिक्शन और लिमिटेशन। अब यहाँ पे देखो ये लाइन भी याद रखो, जैसे मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने सूट लगाया और डिफेंडेंट बोल रहा है कि सर सूट सूट तो लिमिटेशन से बाहर है। क्या है, सूट तो लिमिटेशन से बाहर है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ सूट इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड ड्यू टू बार्ड बाय एनी लॉ और लिमिटेशन। तो आप कैसे फ्रेम इशू फ्रेम करोगे, वेदर प्लेंटिफ सूट इज विद इन लिमिटेशन। ठीक है। अब मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ये चीज क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो पाती। जब हम मेंस लिखते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो पाती, तो पहले से रट लो, या रट लो, याद कर लो क्या लिखा है, ये लिख दो। कभी भी आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन कि इसमें लिमिटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख दो वेदर प्लेंटिव सूट इज विद इन लिमिटेशन। अब मान लीजिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि सेल डीड है, या कोई भी सेल डीड के अलावा मान लीजिए और भी पार्टनरशिप डीड है, या कोई भी आपका मतलब कुछ भी, मान लीजिए सेल डीड है या पार्टनरशिप डीड है। अब जब भी आपको बार बार इश्यूज में ये डीड मेंशन करनी है, इवन दो आपको जजमेंट में ये डीड मेंशन करनी है, तो आप ऐसा करके लिखोगे। देखो क्या लिखा है इन्होंने, इफ एनी एग्रीमेंट डीड इन मेंशन इन क्वेश्चन, डीड इज मेंशन इन क्वेश्चन, कि कभी भी क्वेश्चन में एग्रीमेंट की बात आई है, डीड की बात आई है, तो आप शब्द क्या लिखोगे, डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट, डिस्प्यूटेड सेल डीड, या लैंड मेंशन्ड इन पैरा नंबर दिस ऑफ प्लेन। ठीक है। बार बार आप उस चीज को एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते हो, तो आपने लिखा डिस्प्यूटेड दैट फला डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट, फला डिस्प्यूटेड सेल डीड पार्टनरशिप विच इज मेंशन्ड इन पैरा नंबर ऑफ दिस, पैरा नंबर ऑफ दिस ऑफ प्लेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट। अब लास्ट में आप लिखोगे, ये हमने लिख दिया, फिर आप लिखते हो साइन ऑफ द पार्टीज। क्या लिखोगे, साइन ऑफ द पार्टीज, और उसके बाद में लिखना पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि issues have been explained to the parties and no other issues have been suggested। भाई कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी सारे इश्यूज हैं, तो जो इशू दिख रहे हैं कोर्ट को, प्लेंट देख के, रिटर्न स्टेटमेंट देख के, जो भी एग्जामिनेशन देखकर पार्टीज का, या इंटेरोगेटरीज देख के, डिस्कवरीज देखकर, ठीक है, और जो भी आए हैं एविडेंसेस को देखकर कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट कि इशू प्रॉपरली फ्रेम हो। लास्ट में ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट क्या बोल रहा है कि हमने सारे इश्यूज पार्टी को पढ़कर सुना दिए, पार्टी एग्री भी हो गई, एंड नो अदर इशू हैव बीन सजेस्टेड। ये लाइन भी आपको रटनी है, समझ तो ली, मैंने आपको समझा दी। तो आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी होती है साइन ऑफ द पार्टीज के पहले, लास्ट में, कि issues have been explained to the parties and no other issues have been suggested। फिर लास्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन रहते हैं और सील ऑफ द कोर्ट विद द कोर्ट, मतलब सील ऑफ द कोर्ट विद डेट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए और आपको मैं 3 मिनट का टाइम दूंगी। ये जो 15 पॉइंट्स हैं, ये 15 पॉइंट्स हैं, एक बार या तो अपने नोटबुक में लिखो मत, ऐसे पॉइंट बना के लिखो कि यार ये बोला मैम ने, इन द कोर्ट बोला। देखो हम याद करते हैं क्या क्या बोला, इन द कोर्ट बोला, फिर मैंने बोला कोर्ट का जो सूट का नंबर, फिर मैंने बोला ईयर, फिर मैंने बोला आपको प्लेंटिफ लिखो, प्लेंटिफ किसका बेटा है, सन लिखो, एज लिखो, रेजिडेंट लिखो, वर्सेस डिफेंडेंट लिखो। फिर मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट पे बोला इश्यूज लिखो, कैपिटल लेटर में इश्यूज लिखो। फिर मैंने आपको कहा कि आप स्टार्ट करोगे इश्यूज को किससे, वेदर से। किससे स्टार्ट करोगे, वेदर से। हर क्वेश्चन, हर इश्यूज के बाद में आपको क्या लगाना है, हर इशू के बाद में
क्वेश्चन मार्क पुट करना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। व्हेन यू आर फ्रेमिंग इश्यूज, बर्डन ऑफ प्रूफ लिखोगे। क्या लिखोगे? कि किस इंसान पर हम एक बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम करेंगे। ठीक है, हमें जैसे इस तरीके से कभी भी हम जजमेंट फ्रेम करेंगे तो हमें अच्छे से चार्ट बनाकर आएंगे और उसमें लिखेंगे इशू नंबर 1 बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, इशू नंबर 2 बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, थर्ड किस पे जाता है, जैसा मैं फॉर्मेट आपको दूंगी। लास्ट इशू आपको ध्यान रखना है, वेदर या रिलीफ इफ एनी टू बी ग्रांटेड। इस पे आपको किसी का बर्डन ऑफ प्रूफ लिखना नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि किसका रिलीफ, मतलब रिलीफ यदि कोर्ट को देना है तो वो किस। फिर डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट की बात हुई है या डिस्प्यूटेड सील डीड की बात हुई है, किसी भी अदर डीड की बात हुई है, तो बार बार मेंशन करने की जगह आप ये लिख दो, मेंशन इन पैरा नंबर दिस ऑफ प्लेन। लास्ट पे मैंने आपको कहा साइन ऑफ द पार्टीज। फिर मैंने आपको एक सेंटेंस रटवाया, याद भी करवाया, रटवाया, that issue have been explained to the party, all issue have explained to the party and no other issues have been suggested। फिर साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, विथ सील एंड डेट। देखिए स्क्रीन पे, देखिए 9:27 हो रहे हैं और 9:30 पर मैं आपको दोबारा पूछूंगी। एक बार याद कर लो ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिफ्थ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, फिफ्थ से याद कर लो। अब दिख रहा होगा आपको 15। डन। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया ना? देखो इंपॉर्टेंट है, बेस है, आपको पता हो, मतलब समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया सिविल जज में जजमेंट लिखना इतना, सिविल केस में जब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन कंपैरिजन टू क्रिमिनल जजमेंट, सिविल जजमेंट लिखना एक सिंपल, मतलब सिंपल थिंग है। यदि आपको चीजें आपने बहुत अच्छे से, मतलब माइंड में आपने कैप्चर कर ली कि मुझे इस तरीके से ये चीजें लिखनी है, ठीक है, सिविल जजमेंट लिखना इतना हार्ड नहीं। मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन ही आपके सामने आएंगे। तो देखो,
सबसे पहले जो हम इशू फ्रेम करेंगे, आपको फॉर्मेट में बताऊंगी, वो बात की बात है। कभी भी आप देखो, कभी आप लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है? ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप देखना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है? डन। समझिए, आपको मान लीजिए कि पारुल और रश्मि है। ठीक है, पारुल है एंड रश्मि है। तो रश्मि ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और रश्मि ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। और स्पेसिफिक रिलीफ में पारुल को क्या चाहिए? पारुल को चाहिए कि मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना। क्या करवाना है? मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है, मुझे कंपनसेशन से मतलब नहीं है। समझ लो, आपके सामने कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि पर्सन को क्या चाहिए, नाम ही क्या है इस क्वेश्चन, इस बुक का, स्पेसिफिक रिलीफ, कि हियर पर्सन डू नॉट वांट, हियर पर्सन डज नॉट वांट कॉम्पनसेशन और डैमेज। पर्सन को क्या चाहिए? मुझे तो स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, मुझे पैसों से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पारुल और रश्मि पारुल की एक्टिवा लेकर चली गई। ठीक है, अब रश्मि बोल रही है, और पारुल को वो एक्टिवा किसने दी थी? उनकी मम्मी ने दी थी, उनके हस्बैंड ने दी थी, उनके मतलब भाई ने दी थी। पारुल के लिए उस एक्टिवा की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस एक्टिवा को पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोर्ट में केस चल रहा है एंड रश्मि इज एग्री कि मैं पारुल को 60,000 रुपए दे दूंगी, 1 लाख रुपए दे दूंगी। तो हाँ ठीक है, 1 लाख दे देगी तो मैं रख लूंगी, लेकिन 60-70 हजार रुपए की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो एक्टिवा ही चाहिए, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसमें रिलीफ क्लेम, रिलीफ में जब आप इशू फ्रेम करो तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो क्लेम किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा, इसको पैसों में काउंट नहीं किया जा सकता। एक बार हैंड रेस करो, मैंने समझाया, स्पेसिफिक रिलीफ आपके सामने जब चल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये जो चीजें हैं, ये जो केस है, इसको हम कैसे काउंट नहीं कर सकते? इसे हम कंपनसेशन में काउंट नहीं कर सकते, या डैमेज में काउंट, मतलब पैसों में काउंट नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक रिलीफ में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी इंसान स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोर्ट में जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोर्ट में जाता है, तो उसको साफ हाथों से जाना पड़ेगा, मतलब क्लीन हैंड से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए वही सेम पारुल और रश्मि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रश्मि ने कहा कि मैं पारुल का घर बनाऊंगी। समझ लो, मैं पारुल का घर बनाऊंगी। अब ये नहीं बना रही है घर, समझना। यहाँ पे क्वेश्चन उठा, पारुल गई कोर्ट में कि सर, रश्मि बोल रही कि ठीक है मैं थोड़े बहुत है ना पैसे दे दूंगी। तो बोल रहा है, पारुल गई कोर्ट में कि सर मुझे है ना, मुझे ये घर बनवाना है, रश्मि से ही बनवाना है। और रश्मि बोलेगी, रश्मि ऐसे बोलेगी, सर मेरी क्या बात हुई थी इससे? मेरी ये बात हुई थी कि ये पहले मुझे एडवांस देगी। क्या देगी? एडवांस देगी। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का एडवांस देगी। तभी मैं क्या करूंगी, इसका घर बनाना स्टार्ट करूंगी। तो जब तक इसने मुझे एडवांस नहीं दिया, मैं कैसे इसका घर बना सकती हूँ? तो आप लोगों को ये और ध्यान रखना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि सबसे पहला मैंने आपको बोला, कंपनसेशन इन मनी कुड नॉट बी काउंटेड। सेकंड, कि जो पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर रहा है, आप इशू फ्रेम करोगे कि जो प्लेंटिफ है वो क्या क्लीन हैंड से आया है क्या? सेकंड के लिए हैंड रेज कर दो एक बार, समझ में आया तो? ठीक है, अब आ जाइए, देखते हैं क्या है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ था कि कभी भी आपको, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ का केस आता है तो आपको सेक्शन 10 का ध्यान रखना होता है स्पेसिफिक रिलीफ में। देखिए, issued should be first suit for specific performance of contract under section 10। ये रट लो। ठीक है, मैंने समझा तो दिया, अब रट लो। आपको दिख रहा है स्पेसिफिक रिलीफ का क्वेश्चन है, तो आपको ये तो फ्रेम कर कर ही आना है। देखो, सबसे पहले whether there has been breach of contract by the defendant, इसको प्रूफ करेगा प्लेंटिफ। ठीक है, पहला इशू आप क्या फ्रेम करोगे? इशू शुड बी एज फॉलोज इफ यू आर फ्रेमिंग इन एग्जाम, वेदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रीच किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। सेकंड, whether the plaintiff is ready or willing to perform as part of the contract। मैंने क्या बोला कि क्लीन हैंड से आना चाहिए। ठीक है, और रश्मि बोल रही है कि इसने मुझे 1 लाख रुपए तो दिए ही नहीं है। तो सबसे पहले कोर्ट में इशू फ्रेम करेगा, कोर्ट इशू फ्रेम करेगा कि जो प्लेंटिफ है अपने पार्ट को तो परफॉर्म करने के लिए रेडी या बिलिंग है। और थर्ड,
whether the plaintiff is entitled for specific performance of the contract। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में वो दो तीन चीजें लिखी जाती है, वो हम आगे देखेंगे कि कंपनसेशन को काउंट किया जा सकता है या डिफेंडेंट को क्या स्पेसिफिक रिलीफ देना जरूरी है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, पहले हम अच्छे से, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बात हुई, समझे। सेम एक ए है और बी है, कौन है, ए और बी है। तो ए बोल रहा है कि मैंने बी को क्या दिया था, रेंट पर घर दिया, क्या दिया था, रेंट पर घर दिया था, और ए ने कहा सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में। अब ये जो रेंट का घर है ये कहाँ है, राजस्थान में है। ये रेंट का घर कहाँ है, राजस्थान में। तो सबसे पहले ये बी क्रॉस में क्या बोल रहा है कि सर ये जो सूट है, ये जो सूट है ये सिविल कोर्ट में नहीं लगना चाहिए था, ये तो स्पेशल कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट के इसमें नहीं लगना, ये लगना चाहिए था राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर। जो कोड दिखाए गए हैं, जो कोड बताए गए हैं कि पर्टिकुलरली उन्हीं कोर्ट में केस लगना चाहिए, तो इसने सिविल कोर्ट में लगाया। तो सबसे पहला देखो, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं समझाते जा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से इश्यूज फ्रेम करवाऊंगी। मैंने क्या कहा, ए ने बी को रेंट पर घर दे रखा था। अब ये बी क्या खाली वाली नहीं कर रहा है, तो इसने सिविल कोर्ट में सूट लगाया, और बी बोल रहा है कि सिविल कोर्ट में नहीं लगना चाहिए था, स्पेशल कोर्ट में लगना चाहिए था, जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर है। क्योंकि मेरा घर तो जो इसने घर दिया है वो किस पे दिया है, वो मैं राजस्थान में रहता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इशू जो इसके सामने चल रहा है, ए बोल रहा है कि बी मेरा घर खाली नहीं कर रहा है, बी मेरा घर खाली नहीं कर रहा है, इवन दो आई हैव गिवन नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोविजन दे रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए 106 के अंदर, कि यदि आपको, हमने लीज पे चीजें दे रखी है, रेंट पे चीजें दे रखी है, तो आपको 1 महीने का, 6 महीने का, रिस्पेक्ट टू द जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। तो बी बोल रहा है कि मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। अब मैं मेरे शब्दों पे जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इश्यूज बताती जा रही हूँ, इश्यूज बताती जा रही हूँ, आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट इशू तो आपको यही समझ में आ गया होगा, सेकेंड इशू कि नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया। अब क्या बात हो रही है थर्ड नंबर पे, आपने कभी सुना है पार्ट परफॉर्मेंस, किसी को थोड़ा बहुत पता है पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, सेक्शन 50 जो भी 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक बार हैंड रेज कर दो यदि किसी को पता हो तो, और जितेंद्र के अलावा। हाँ ठीक है, लक्ष्मी आप बताएं, पार्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा, बस आप थोड़ा सा जस्ट में बता दीजिए क्या होता है पार्ट परफॉर्मेंस। Yes, ma'am. Where a person contracts for consideration to transfer his immovable property in writing made by himself or by any other person, from which terms of the contract can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has in part performance of the contract taken the possession of the property, or already being in the possession of the property continues in such possession, and has done any act in the performance of the contract, or इतना he may be compelled to सफिशिएंट। do. Yes. पार्ट परफॉर्मेंस, अब देखो देखो पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, कभी भी आपने जब पार्ट परफॉर्मेंस की बात पढ़ी तो उसके अंदर क्या होता है, एक ए है मान लीजिए बी है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाना चाहिए ए और बी के बीच में, जिसको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ है, समझ लो। सेकेंड पॉइंट, ये जो बी है, ये जो पर्सन है जिसके बीच में सेल हो, इसको ऑलरेडी पार्ट परफॉर्मेंस में क्या रहना चाहिए, पोजीशन में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पोजीशन में रहना चाहिए। और इसने क्या कर दिया हो, अपने पार्ट पर कुछ ऐसा एक्ट कर दिया हो जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि भाई वह आगे भी क्या करना चाह रहा है, आगे भी मतलब आगे भी कंटिन्यू रहना चाह रहा है इस सेल में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में। अब यहाँ पर ए किसी तीसरे इंसान को घर नहीं दे सकता है, समझ लो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई हाँ ठीक है तुम इस घर को ले लेना। अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ है। सेकंड, बी ऑलरेडी पोजीशन में आ चुका है, करते हैं ना जब, जैसे मान लीजिए मैंने रश्मि से घर लिया, मैंने रश्मि को बोला कि भाई मैं तेरा घर, मुझे ये घर चाहिए 1 करोड़ रुपए में, समझना, और मैं ऑलरेडी इसको 30 लाख रुपए देकर पोजीशन में आ चुकी हूँ, पोजीशन में आ चुकी हूँ।
डन। और मैं आगे भी विलिंग टू परफॉर्म हूँ, आगे भी विलिंग टू परफॉर्म हूँ, क्या करने के लिए, बाकी के 70 लाख रुपए देने के लिए। अब रश्मि के पास में आता है, मान लीजिए प्रियंका आती है रश्मि के पास में, और प्रियंका बोलती है क्या पारुल को तू 1 करोड़ में रुपए में दे रही है, 2 करोड़ रुपए में मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ। अब रश्मि इंटेलिजेंट है, लॉ पढ़ी हुई है, रश्मि को ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज रजिस्टर्ड तो करवाई नहीं मैंने 30 लाख रुपए समथिंग, ठीक है ना, पारुल ने रजिस्टर्ड करवाई है। मैं क्या करती हूँ, पारुल को 30 लाख रुपए वापस देकर मैं क्या करती हूँ, प्रियंका को 2 करोड़ रुपए में ये घर बेच देती हूँ। नहीं, रश्मि ऐसा नहीं करती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या आ जाएगा, सेक्शन 53A। पारुल बोलेगी कि मैं रेडी हूँ, मैं विलिंग टू पे हूँ, और मैं ऑलरेडी पोजीशन में रह रही हूँ, और मैं इसको पे करने के लिए रेडी हूँ 70 लाख रुपए। अब रश्मि नहीं कर सकती ये जो इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है प्रियंका से 2 करोड़ रुपए में बेचने का, ऐसा नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बी बोल रहा है कि सर रेंट वेंट की बात कहाँ से आ गई, मैंने तो इसके साथ में क्या कर लिया, इसने तो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर लिया था, और मैं ऑलरेडी पोजीशन में रह रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं पहले टीनेंट था, तो मैं ऑलरेडी पोजीशन में रह रहा हूँ, और मैंने इसके साथ में क्या करा था, मैंने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करा था कि मैं जिस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को मैं क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। डन, समझ में आया इशू, समझ में आया। ये तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने तो इसको निकलने का, बाहर निकलने का नोटिस दिया है, और बी क्या बोल रहा है कि नोटिस वोटिस तो क्या, मैं तो ऑलरेडी पोजीशन में हूँ, ऑफ कोर्स मैं टीनेंट था, तो मैं ऑलरेडी पोजीशन में था, और इसके साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर लिया है। एक बार पूरा इशू समझ में, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया या नहीं। आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, फ्रेम द इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज नोटिस्ड बिलो एंड राइट द जजमेंट। जजमेंट वजमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन इशू फ्रेम करते हैं। मिस्टर राम, मिस्टर राम क्या है, मिस्टर राम ओनर ऑफ द हाउस। मिस्टर राम कौन है, एक ओनर है हाउस का, सिचुएटेड विद इन ग्राम पंचायत मकरबली, डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। एक ओनर है जिसने एक पोर्शन, अपने घर का एक पोर्शन, to Mr. Shyam on a monthly rent of 2000 rupees on 1st January 2001 on 17th December 2011। मतलब ये देख ला 2, ठीक है, 1 जनवरी 2001 से 17 दिसंबर 2000, अब यहाँ पे खत्म, मतलब 1 जनवरी 2001 को इसने 2000 मंथली रेंट पर घर दिया है मिस्टर श्याम को, बहुत सालों से रह रहे हैं। अब 17 दिसंबर 2011 मिस्टर राम फाइल्ड अ सूट फॉर possession अगेंस्ट मिस्टर श्याम बिफोर द सिविल कोर्ट आफ्टर टर्मिनेटिंग द tenancy by way of valid notice अंडर सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मिस्टर राम अपनी प्लीडिंग में लिख रहे हैं कि सर मैंने सूट लगा दिया सिविल कोर्ट के सामने, और मैंने इसको क्या दिया है, मैंने इसको एक वैलिड नोटिस दिया है अंडर सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब मिस्टर श्याम अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, मिस्टर श्याम रिटन इन हिज रिटन स्टेटमेंट raising preliminary objection regarding jurisdiction of the civil court in view of provision of Rajasthan Rent Control Act 2001, it was contended that he has entered। अब वहां पे नेक्स्ट, सबसे पहले तो उसने किस में उठा दिया, ज्यूरिडिक्शन का क्वेश्चन उठा दिया, फिर उसी उसके रिटर्न स्टेट में लिखा हुआ है, इट वाज कंटेंडेड दैट एज ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 12th मार्च 2009। मिस्टर श्याम बोल रहा है कि मैं तो इसके साथ में एक एग्रीमेंट में आ गया हूँ for purchase of the suit house and paid a huge sum, the relationship of landlord and tenant between them ceased to exist। कि भाई मैं 2009 में इसके बीच में एक एग्रीमेंट में आ गया हूँ, और मैंने एक क्या दे दिया है, पार्ट परफॉर्मेंस में इसको एक ह्यूज सम दे दिया है, उसी ही दिन द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट बिटवीन देम हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो ऑलरेडी पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन में था, ही क्लेम्ड टू बी इन पोजीशन ऑफ द सूट house as a purchaser in part performance of the agreement dated 12th March 2009। अब उसने क्या फाइल किया, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता है रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब। Mr. Ram filed replication contending that the suit was maintainable before the civil court and Mr. Shyam has been paying the rent July 2011। वो बोल रहा है कि भाई कहाँ से 12 मार्च 2009 आ गया, मैं ये तो मुझे रेंट पे कर रहा था जुलाई 2011 तक। He further contended that the agreement dated 12th March 2009 is inadmissible in evidence as the same is unregistered and unstamped। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना हार्ड लग रहा था जब, लेकिन मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पे बताया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सबको आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या इशू फ्रेम हो सकते हैं। प्रियंका सबसे पहला इशू कौन सा फ्रेम होगा,
preliminary issue. Whether the court has jurisdiction over the suit. सबको समझ में आया? सबसे पहले कौन सा इशू फ्रेम होगा? इशू शुड बी इन सीक्वेंस ओनली, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? वेदर द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन, तो सबसे पहला इशू यही फ्रेम होगा। और कोई बताइए सेकंड इशू क्या फ्रेम होगा? कोई भी मैम ये चेक किया जाएगा कि लिमिटेशन के अंदर है या नहीं है मैम। सर अब मेरी बात संदीप सर, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये 15 पॉइंट बताए थे, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था मैंने आपको, उसमें क्या कहा था? हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको कभी भी फ्रेम नहीं करनी है, अननेसेसरी माइंड आपको लगाना नहीं है। यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है कि लिमिटेशन से बाहर है या लिमिटेशन के अंदर है? कहीं भी नहीं दिख रहा। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, वहां पे लिमिटेशन की चीज नहीं आई है। संदीप सर समझ रहे हैं आप मैंने क्या बोला? आपको कभी भी यस मैम। ठीक है, कभी भी अननेसेसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रिजम्पशन आपको नहीं लगानी है। यहाँ पे लिमिटेशन का कोई वो नहीं है, लिमिटेशन की कोई भी बात नहीं है। अब आ जाइए सेकेंड इशू क्या फ्रेम होगा? सेकेंड इशू फ्रेम होगा नोटिस का। नोटिस का कि क्या नोटिस सर्व हुआ है, ठीक है। थर्ड इशू क्या फ्रेम हो सकता है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए और थर्ड इशू बताइए। Ma'am, whether the rent agreement was valid, whether it was admissible in evidence or not. डन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और देखो अब एक क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब हमने प्लेंटिफ के लिए तो इश्यू बना ली, एक क्वेश्चन बनता है whether the relationship between plaintiff and the defendant has ceased to exist। कोर्ट को ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? थर्ड पॉइंट एक बार हैंड रेज करो, क्योंकि रीजन क्या है? मैम आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो तो यही है ना कि whether the relationship between plaintiff and defendant has ceased to exist। ठीक है, देन तो हम मतलब इतने अननेसेसरी ज्यादा इशू भी फ्रेम नहीं करके आने। आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर का, तो आप ऐसे इशू फ्रेम करो जिसमें आप 4 इश्यूज में या 5 इश्यूज में अपना जजमेंट लिखकर आ जाओ। दिमाग मत लगाओ 6-7 इशू, कोई कोई मतलब नहीं रहता। वहां एग्जामिनर सिर्फ आपको ये परख रहा है कि आपको जजमेंट राइटिंग करना आता है या इशू फ्रेमिंग करना आता है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कभी भी। 5 मैक्सिमम टाइम नहीं रहता है, वहां पर आप लोग इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपके पास में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। 5 इशू मैक्सिमम, और 5वां इशू कौन सा होना चाहिए? रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इशू फ्रेम करके आ सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स क्लास ले रहे हो तो मैं बोलूंगी कि 4 इशू, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे इशू, जिससे आप जजमेंट क्या कर सकते हो? फ्रेम कर सकते हो। आ जाइए स्क्रीन पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन के जिसने भी ये आंसर लिखा हुआ है उसने क्या क्या इश्यूज फ्रेम किए। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज अजमेर, सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, ये फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, plaintiff versus defendant issues, 2 लाइन खींच के आना। फर्स्ट इशू, whether suit of plaintiff is liable to dismiss due to want of jurisdiction of civil court, preliminary issues। डन, एक बार हैंड रेज करो, नंबर से करते जाएंगे। whether the civil court has jurisdiction over the suit, बस over the suit, तो सबसे पहले आपको समझ में ही आ गया, ये प्रूफ करेगा डिफेंडेंट। ये भाई डिफेंडेंट प्रूफ करेगा, इसका जजमेंट भी है। आप इस इशू को अभी पढ़ोगे, इसका पीछे जजमेंट भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला इशू क्या फ्रेम हुआ? whether the suit of plaintiff is liable to dismiss due to want of jurisdiction of civil court। Second, whether plaintiff has terminated with defendant by way of valid notice under section 106 of Transfer of Property Act 1882। Therefore, plaintiff is entitled to recover the arrear of rent and possession of disputed property from the defendant। इतना नहीं लिखना, अपन को सिर्फ इतना लिखना है, ये मत सफिशिएंट है कि whether the plaintiff has served the notice of जो भी notice of possession, जो भी terminate करने का notice under section 106 of Transfer of Property Act। Third, whether the relationship of landlord tenant between plaintiff और defendant has ceased to exist। ये defendant को प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, एग्रीमेंट फॉर सेल है, मैं पोजीशन में रह रहा हूँ, मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं या 25 लाख रुपए जो भी दिए हैं, ये मैंने बैंक के थ्रू दिए हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी बर्डन ऑफ प्रूफ है डिफेंडेंट। ठीक है, थर्ड ये हो गया।
whether relationship of landlord and tenant between plaintiff and defendant ceased to exist, or whether the agreement dated 12th March 2009 is inadmissible in evidence as the same is unregistered and unstamped. ये plaintiff को प्रूव करना पड़ेगा. और the last one, relief if any granted, इसके आगे हमें किसी का नाम नहीं लिखना है. कोई पूछ रहा है कुछ? ठीक है, इसके आगे हमें किसी का नाम नहीं लिखना है. एक छोटा सा क्वेरी थी मैम, विद योर परमिशन मैम. यस, बताएं. मैम कल जब डिस्कशन हो रहा था तो आपने कहा था कि मैम जो इश्यूज फ्रेम होंगे दे शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर एजर्टेड. तो मैम यहाँ पे प्लेंटिफ जो बात एजर्ट कर रहा है उसके जवाब में फिर जैसे रिस्पोंडेंट कह रहा है कि नहीं, आई डिड नॉट रिसीव द नोटिस एंड आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एन एग्रीमेंट इन द ईयर 2009. तो मैम ये तो उस एजर्शन का एक रिप्लाई हो गया ना मैम, तो इसको भी इशू में लाया जा सकता है. देखो समझो, हमें अब एक जो मैंने उस टाइम क्वेश्चन आपको फ्रेम किया था, मैंने आपको बताया था असर्टिव फैक्ट तो है, जैसे असर्टिव फैक्ट समझना. तो उसका असर्टिव फैक्ट उस क्वेश्चन का क्या था कि ये क्या मतलब क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. और सेकंड उसका डिनायल फैक्ट क्या था कि सर मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मेरे भाई का क्या था, मेरे भाई का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाया. समझना, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. संदीप ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि डिनायल फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है. डिनायल फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए उस डिफेंडेंट ने क्या कहा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस जो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरे भाई का इंटरेस्ट था. तो मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट आप इशू कैसे फ्रेम करोगे, इशू फ्रेम करोगे कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड बाय द डिफेंडेंट. लेकिन डिनायल फैक्ट के सपोर्ट में जो डिफेंडेंट ने बोला, डिफेंडेंट ने क्या बोला कि मैं नहीं कर पाया, तो आप ऐसे फ्रेम नहीं करोगे कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकैपेबल टू परफॉर्म बाय द डिफेंडेंट. समझना, देखो ये जो इशू फ्रेम हुआ है, ये फ्रेम हुआ है कि इसके डिनायल के सपोर्ट में इसने डिनायल के सपोर्ट में कहा कि सर मेरे भाई का इंटरेस्ट है इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वो कुछ डिनायल का सपोर्ट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में. सिंपल वो बोल रहा है कि मुझे नोटिस रिसीव नहीं हुआ, वो डिनायल का सपोर्ट नहीं कर रहा है. समझ रहे हो संदीप भाई? डिफेंडेंट कुछ तो प्रूफ करेगा ना. डिफेंडेंट एक बार माइक ऑन करो. समझो, जो मैंने कल क्वेश्चन समझाया उसमें डिनायल का सपोर्ट क्या था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, उसके लिए इशू फ्रेम नहीं करोगे, लेकिन डिनायल के लिए तो करोगे. डिनायल के सपोर्ट के लिए नहीं इशू फ्रेम करोगे. भाई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, वो तो ये बोलेगा ही ना नोटिस रिसीव नहीं हुआ, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा. अब उसने नोटिस रिसीव नहीं हुआ, उसके सपोर्ट में उसने कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप ये इशू फ्रेम नहीं कर रहे हो. समझ में आ गया सबको? एक बार हैंड रेज कर दो. संदीप Yes, आपको आ ma'am. गया? देखो अब आ जाओ. Yes, ma'am. हाँ, अब आ जाइए. बस काफी था, मत सफिशिएंट. देखो आपने अब इसके अंदर आप समझो, इन इश्यूज के आधार पर हम इस जो क्वेश्चन है इसका मत सफिशिएंट आंसर दे सकते हैं. मत सफिशिएंट आंसर, ठीक है. आप अपने अकॉर्डिंग काफी इश्यूज फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जो इस क्वेश्चन इस बंदे ने इस आंसर को लिखा है इसमें मत सफिशिएंट है. आप जैसे हम जजमेंट फ्रेम कर रहे हैं, अभी हमें जजमेंट फ्रेम करना नहीं आता, लेकिन आप मान लीजिए इस इशू का आप जजमेंट फ्रेम करते सबसे पहले कि वेदर द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज लाइबल टू डिसमिस ड्यू टू वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड. डिफेंडेंट कोई बता सकता है कि इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं? अभी 4-5 मिनट है, कोई भी बता दीजिए यदि कोई किसी को समझ में आ रहा है. ये इशू हो गया कि किसे प्रूफ करना है, डिफेंडेंट को प्रूफ करना है. अब डिफेंडेंट को यदि जजमेंट लिखना है तो क्या लेकर आएगा वो? कोई भी, लक्ष्मी, प्रेक्षा. मैम वही जो हाँ, आपने बताया कि ये रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा क्योंकि ये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब और जब रेंट डिफेंडेंट, अब देखो हम क्वेश्चन को हम जजमेंट फ्रेम कर रहे हैं, तो डिफेंडेंट क्या लेकर आएगा? डिफेंडेंट लेकर आएगा राजस्थान रेंट कंट्रोल
मतलब मैं आपको आज से ही बताती हूँ कि जजमेंट कैसे फ्रेम करना है। राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 की कॉपी लेकर आएगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। ऑर्डर 13 आपको याद हो तो क्या लेकर आ जाएगा? कॉपी लेकर आ जाएगा कि सर ये देखिए, ये सेक्शन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड स्पेशल कोर्ट्स है उनके पास है। डन। एक बार हैंड रेज करो। ये अपना बेस स्टार्ट हो गया अब जजमेंट का। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो कि वेदर प्लेंटिफ हैज टर्मिनेटेड विद द डिफेंडेंट बाय वे ऑफ वैलिड। क्या यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि क्या प्लेंटिफ ने सेक्शन 106 के तहत क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नोटिस दिया है। तो भाई उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आप किसके थ्रू दोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दोगे। तो कहीं ना कहीं या आपने मेल के थ्रू भी दिया है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी दिया है, तो आप क्या लेकर आ जाओगे इसे एज अ डॉक्यूमेंट्री? जो इसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो आई होगी, आती है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आती है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं सिग्नेचर लिखे रहते हैं। तो आप इसको क्या, आप इसे एज एन एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हो ना। या मेल भी है तो आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेल की कॉपी प्रिंट निकाल के दे सकते हो। हैंड रेज करो। समझ में आया? तो ये फेवर किसके फेवर में चल जाएगा? ये भी प्लेंटिफ के फेवर है। अभी हम जजमेंट ही लिख देते हैं, ये प्लेंटिफ के फेवर में चल जाएगा। फिर ऊपर वाला देखो, ऊपर इसका आगे जजमेंट है, जो फर्स्ट इशू था उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो डिफेंडेंट ने कॉपी प्रस्तुत करी है राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 की, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट कि क्या हो रहा है कि जो आप 106 के अंदर जो इसने कॉपी प्रस्तुत करी उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट ये होते हैं ना, जयपुर और ये जोधपुर मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है उनके अंदर ही राजस्थान रेंट कंट्रोल क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब राजस्थान रेंट कंट्रोल को क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। अब इसके अंदर आप जब देखोगे इनिशियल स्टेज पे, आप जब इसको देखोगे क्या देखोगे इनिशियल स्टेज पे कि इसने क्या बोला कि ग्राम पंचायत मकरबली, तो ग्राम पंचायत मकरबली तो किसमें नहीं आता? ये जो जयपुर जोधपुर ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है राजस्थान के उसके अंदर तो नहीं आता, या डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसके अंदर तो नहीं आता। तो ये भी प्लेंटिफ के फेवर में चला जाएगा। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया तो। अपन क्या कर रहे हैं? जजमेंट लिख रहे मैम हैं। एक बार फिर से बता दो। देखो समझो वापस, जस्ट हम समझ रहे हैं, जजमेंट में आपको आगे ही समझाऊंगी। फर्स्ट इशू क्या था कि क्या ये जो एरिया है, उसने बोला, डिफेंडेंट ने बोला कि क्या ये जो ज्यूरिडिक्शन है ये राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 के अंदर आना है, ये डिफेंडेंट बोल रहा है। और डिफेंडेंट क्या लेकर आ रहा है? डिफेंडेंट इसकी कॉपी लेकर आ रहा है। डिफेंडेंट क्या लेकर आ रहा है? डिफेंडेंट इसकी कॉपी लेकर आ रहा है। फिर जब कोर्ट है, आप जज के तौर पे बैठे हो, तो हम देखेंगे कि जब राजस्थान रेंट कंट्रोल में हम सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ये गाँव पे अप्लाई नहीं होता, या तहसील्स पे अप्लाई नहीं होता। ये जो बड़े बड़े एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एरिया है, या मान लीजिए ये मेट्रोपॉलिटन जो जगह है वहां पर अप्लाई होता है। डन। यहाँ तक कोई इशू है? एक बार हैंड रेज करो। ये तो समझ में आया। लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मकरबली डिस्ट्रिक्ट अजमेर। ये जो ओनर है वो कहाँ का ओनर है? ग्राम पंचायत मकरबली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इसको देखने से पता चल रहा है, जज निर्णय दे रहा है कि भाई ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? ये ग्राम पंचायत पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये इशू भी किसके फेवर में चला जाएगा? ये इशू भी किसके फेवर में जाएगा? प्लेंटिफ के फेवर में जाएगा। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया तो। मैं आपको एक्सप्लेन करना, ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम आगे एग्जाम में प्रूव करके आ सकते हैं कि नहीं, राजस्थान रेंट कंट्रोल में तो ग्राम पंचायत भी क्या है? इंक्लूडेड है। लेकिन हमें पता है जब हम राजस्थान रेंट कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ग्राम पंचायत इंक्लूड नहीं है। तो हम ये इशू किसके फेवर में पास कर देंगे? प्लेंटिफ के फेवर में पास कर देंगे। सेकेंड इशू क्या था कि क्या इसने, जो प्लेंटिफ है, इसने सेक्शन 106 के तहत क्या दिया है? नोटिस दिया है क्या? तो सेक्शन 106 के तहत नोटिस देने के लिए हमें क्या चाहिए? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या मेल चाहिए तो मेल का प्रिंट दे दो। तो ये भी हम मानते हैं कि प्लेंटिफ ने दे दिया होगा।
यदि हम जजमेंट लिख रहे हैं एग्जाम में, तो हम किसके फेवर में जाएंगे? हम प्लेंटिफ के फेवर में चले जाएंगे कि सर देखो ये रिसीव हो रहा है। ठीक है, अभी हम इश्यूज ही फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि आपको जजमेंट फ्रेम करना है, यदि आपको जजमेंट फ्रेम करना है, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 आप करके जजमेंट फ्रेम करोगे, तो आप अपने दिमाग लगा सकते हो कि नहीं ये इस तरीके से इसने यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको पता ही है कि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप एज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर प्रूफ कर सकते हो। तो ये चीज भी किसके फेवर में चली जाएगी? प्लेंटिफ के फेवर में चली जाएगी। आज हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक तो हमने पढ़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, किसका पढ़ा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और सेकंड हमने एक इशू पढ़ा किसका? रेंट कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द क्लास, आप मुझे एक बार पिंग कर देना, बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।